आप सबको नमस्कार। रक्षाबंधन पर्व आज मनाया जा रहा है। बहुत जगहों पर कल ही मना लिया गया था और मैं अपनी सभी बहनों को जो बीएड डिग्री धारक हैं या जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई हैं उन सभी बहनों को आज अपने इस छोटे अथवा बड़े, क्योंकि बहुत सी बहनें हमसे छोटी भी होंगी, बहुत सी बड़ी भी होंगी, उन सभी बहनों के आशीर्वाद हेतु सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्नेहपूर्वक आप सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का न केवल निराकरण होता है अपितु यदि छात्रों के अगेंस्ट कोई चीज़ें होती हैं तो हम लोग चाहे न्यायालयिक कोई कार्रवाई हो या धरना प्रदर्शन हो या शक्ति प्रदर्शन हो या विद्यार्थियों की एकजुटता हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रयास करते रहते हैं। सुबह की वीडियो में हमने कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया था जो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के विस्तृत बेंच में जा रहे हैं और उसमें बहुत से विद्यार्थियों के बीच में कन्फ्यूजन हो गया है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो मतलब आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अपनी व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि अभी राखी बंधवाने जा रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बाद हमें प्रयागराज जाना है, फिर प्रयागराज से हमें जाना पड़ेगा गोपीगंज। तो आज की जर्नी हमारी थोड़ी सी विस्तृत है और कुछ विद्यार्थी होते हैं कि वो लगातार कॉल्स करते रहते हैं। वो सोचते हैं, मतलब इतने सारे विद्यार्थी कॉल्स करते हैं कि मतलब बात करें। अरे हम कितने लोगों से बात करिएगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई हम कर देते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो हम बता देते हैं। अब कितनी बार कोई कॉल कर पाएगा, कितनी बार रिसीव कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्री होता हूँ, ठीक है ना, तो पर्सनली मैं बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को कॉल आए तो मैं रिसीव ना करूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि वो लगातार कॉल करते रहते हैं, लगातार, ठीक है ना। और कभी कभी होता है कि जो समय मैं देता हूँ कॉल रिसीव करने का वो समय हम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे अगर बात कर रखी है तो कोई वो नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें और हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 4-5 दिन से मैं लगभग व्हाट्सएप भी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि व्यस्तता इतनी है, क्योंकि टीम के जितने भी सदस्य हैं हमारे, चाहे वो कौशाम्बी के हों, फतेहपुर के हों, कानपुर के हों, कानपुर नगर के हों, देहात के हों, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर के हों, बहराइच के हों, बलिया के हों, गाजीपुर के हों, सभी सदस्यों से हम कितनी बात कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सब लोग व्हाट्सएप पे टच में रहते हैं, क्योंकि बीएड की एकता बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग निष्क्रिय बिल्कुल ना बने, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई अब आप लोगों के काम ही आई। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था सुबह में कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइन बनाई जा रही है एनसीटी के माध्यम से, उस रिवाइज्ड गाइडलाइन में बीएड को सम्मिलित किया गया है। और बीएड को जो सम्मिलित किया गया है उसमें ब्रिज कोर्स, मतलब जो सेतु पाठ्यक्रम है, हिंदी में अगर बोले सेतु पाठ्यक्रम, उसको डीएलएड बीटीसी और बीएड दोनों के लिए अनिवार्य किया गया है, ठीक है ना। चाहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड हो, चाहे बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि डिग्री और डिप्लोमा दो अलग अलग नाम जरूर हैं, लेकिन सेम चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। और जिन जिन मुद्दों को लेकर के अगर मजबूती के साथ ये पक्ष रखा गया होता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से वरिष्ठ वकीलों से हम लोगों ने बातचीत की है, तो उसमें इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि अगर मजबूती के साथ अपने तर्कों को, अपनी जो है नियमावली को या अपनी बातों को सर्वोच्च न्यायालय के जजों के सम्मुख रखा गया होता तो जाहिर सी बात है कि ये मामले जो है वो सुलझ जाते। इसमें जो रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा। रिटर्न सबमिशन आप लोगों को याद होगा कि जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा गया था।
हमने कहा था कि आप लोग 1 जून सन 2018 से वैलिड किए जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये आशंका आ गई कि क्या भैया उसके पहले के बीएड नहीं जो है मतलब मान्य किए जाएंगे क्या? ऐसा तो कुछ मैंने कहा नहीं। 28 जून सन 2018 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, तो क्या उसके पहले के बीएड मान्य नहीं किए गए थे? किए गए थे ना। वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से रद्द कर दी गई है। अगर इस अधिसूचना को अब फिर से पुनर्जीवित करना है तो या तो गवर्नमेंट अध्यादेश ले आए, ठीक है ना। अध्यादेश लाएगी तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 6 माह की होगी, है ना। 6 महीने के भीतर उसको या तो संशोधन करके संसद से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है इलेक्शन का, मैंगो इलेक्शन का। ठीक, तो गवर्नमेंट आप लोगों का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रही है। ध्यान से सुनिएगा, परमानेंट सोल्यूशन। 1 जून सन 2018 से वैलिड करने का मतलब ही यही है कि समस्त डिग्रियां, मतलब जो डिग्रीधारी जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं वो सभी परमानेंट तौर पे सम्मिलित किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चूँकि ये अधिसूचना 28 मई सन 2018 वाली निरस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। बहुत से राज्यों ने बाहर किया, बहुत से राज्यों ने अंदर किया। उत्तर प्रदेश एक लौता ऐसा राज्य था जिसने बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया। तो जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। फिर सर्वोच्च न्यायालय में एक मैटर गया, ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों को रिलैक्स दिया गया कि जो एग्ज़ाम दिए हों विद्यार्थी, जिनका रिजल्ट आया हो, जिनकी काउंसलिंग होनी, जिनकी नियुक्ति पत्र मिलना हो, उन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए। देखिए, इसमें जो हाई कोर्ट स्तर पे जो चीज़ें होती है उसमें राज्य सरकारें बहुत अहम रोल निभाती हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। राज्य सरकारें वहाँ बहुत अहम रोल निभाती हैं क्योंकि वो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, और जो उच्चतम न्यायालय है वो हाई कोर्ट से भी ऊपर होता है। ठीक है ना। तो उस मुद्दे को अगर देखा जाए तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है। अगर वो अपने महान्यायवादी को खड़ा करे तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष को अन्य मामलों के मुताबिक ज़्यादा गौर से सुना जाता है जजों के माध्यम से। हाई कोर्ट में क्या होता है कि जो सरकार का महाधिवक्ता जो पक्ष रखता है, जिसके पक्ष में खड़ा होता है, सर्वप्रथम उसी की जीत होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पॉलिसी मैटर से जोड़ करके देखा जाने वाला मुद्दा है। ठीक है। और चूंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाती है ना। जहां कानूनों में विरोधाभास होता है वहां पे केंद्र सरकार का कानून सर्वमान्य किया जाता है। एनसीटी की गाइडलाइन अभी इसलिए नहीं जारी हो रही क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री बाकायदा इसमें संशोधन करने के बाद गाइडलाइन जारी कराना चाहती है। कुछ आपके स्टेट हैं जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन इन 2 ईयर डिप्लोमाधारियों को वैलिड किया है, बीएड के बारे में वो मौन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जब एनसीटी की गाइडलाइन आएगी तो वो इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे टीईटी वगैरह करानी है, इसकी वजह से जो है चीज़ें आपकी बदली हैं। और अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का बना, उसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद उसमें जो बेसिक शिक्षा नियमावली सन 1982 की नियमावली है, उसमें आप लोगों को यही परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, और आपका जो ये आता है क्या बोलते हैं विशिष्ट बीएड। ठीक है ना, ये सारी डिग्रियां एनआईएस डीलेट करने वाले विद्यार्थी, ये सारी डिग्रियां उसमें वैलिड की गई हैं। ठीक है। और राज्य सरकार ने जो पत्र लिखा था एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, उसमें स्पेशल अनुमति और योग्यताओं को 5 वर्ष के लिए शिथिल करने की मांग की गई थी। उसके पहले मतलब गाइडलाइन आ जाएगी। गाइडलाइन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि हाँ बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जो नेतागण होते हैं ना, वो पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, फिर इससे क्या नुकसान होगा वो समझते हैं। ठीक है। और यदि आप सभी लोगों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सभी लोगों की संख्या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख भी होती तो आप सभी लोगों को किनारे कर दिया जाता। ठीक है। लेकिन आपकी संख्या उत्तर प्रदेश में अकेले 23 लाख है। ठीक है। अभी जो काउंसलिंग होने चल रही है ना बीएड की, इसमें लगभग 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी फिर से काउंसलिंग कराएंगे, फिर से एडमिशन लेंगे
सिर्फ मतलब संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा ही नहीं, जो आपके अन्य विद्यालय भी कराते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कराता है 500 सीटों पे, है ना। अन्य संस्थान कराते हैं, जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, ये भी लगभग आपके 500 सीटों पर बीएड का एडमिशन करता है। ऐसे तमाम संस्थानों को यदि मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा आप सभी लोगों का तकरीबन 2.5 लाख पहुंच जाता है। इतने डिग्री धारक हर साल यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है ना। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एकदम स्पष्ट कर दिया, भैया 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थियों की संख्या है और 3 करोड़ 38 लाख को नाराज करके जो है केंद्र सरकार बिल्कुल भी चुनाव में जाना पसंद नहीं करेगी, ठीक है ना। अध्यादेश को लेकर के जो मंतव्य बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अधिकारियों के बीच में चर्चा है कि यदि अध्यादेश लाया गया तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा, ठीक है, 6 महीने की वैलिडिटी होगी और 6 महीने के भीतर यदि प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं, कोई मान लीजिए कि इस बीच में आपका 2-3 महीने 4 महीने बाद आपका उत्तर प्रदेश से 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आ गई, ठीक है, 1 महीने 1.5 महीने आपका फॉर्म भरने में लग जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। फॉर्म भरने में लग गया, कुल कितने समय बीत गए, 5.5 महीने तो ऐसे ही बीत गया, ठीक। उसके बाद जो अध्यादेश है वो 15 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फिर वही मुद्दा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में कि इन विद्यार्थियों को बाहर किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया था वो इनवैलिड हो चुका है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो अधिनियम को निरस्त किया गया था, अब चूंकि उस अधिनियम को बहाल करने का एकमात्र जरिया है अध्यादेश, ठीक है ना, केवल एकमात्र जरिया है अध्यादेश। और अध्यादेश से गवर्नमेंट इसलिए बचना चाहती है क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन करना चाहती है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं सामने कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1 जनवरी सन 2010, 1 जनवरी सन 2011 से लेकर के 1 जनवरी सन 2012 तक के बीएड के विद्यार्थियों को वैलिड किया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उसमें भी सेतु पाठ्यक्रम था, ठीक है ना, और उसमें भी डीएलएड और बीटीसी वाले 2 वर्षीय बीटीसी कोर्स को वैलिड किया गया था, ठीक। और वो किसी प्रकार से संसद में उसका संशोधन नहीं हुआ था या उसको पारित नहीं कराया गया था, केवल कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से, मंत्रिपरिषद के माध्यम से उसको पारित किया गया था और वो विज्ञप्ति अभी तक वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसको जो है कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से किया गया था। तो ये एकमात्र विकल्प है कि अगर इसको परमानेंट सोल्यूशन चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसको कर सकती है। ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री से एनसीटीई भी बोल चुका है और एनसीटीई ने इस बात को भी कहा है कि अगर आप 28 जून 2018 की अधिसूचना को फिर से बहाल करना चाहते हैं, उस भारत के राजपत्र को फिर से जो है वैलिड करना चाहते हैं, तो आप अध्यादेश ले आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे पर पीएमओ से बात की, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि G20 समिट के बाद आप सभी लोगों के इन प्रक्रियाओं को लेकर के कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। या तो गवर्नमेंट अध्यादेश लेकर के आएगी या तो गवर्नमेंट परमानेंट इसको सोल्यूशन करके, इसका संशोधन करके आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में वैलिड करेगी। उसके बाद ही आप सभी लोगों को रिवाइज्ड गाइडलाइन एनसीटीई के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक। इसके पहले अभी नहीं आएगा एनसीटीई के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटीई वही करती है जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री, जो आपका केंद्र सरकार उसको निर्देशित करता है, क्योंकि संसद के द्वारा बनाई गई संस्था है एनसीटीई, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि संसद के माध्यम से ही उसको शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। और उसकी अधिसूचना का रद्द होने का मतलब यह है कि इनके कहीं ना कहीं जो है मतलब नीतिगत मामलों में कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट था, जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उस फॉल्ट को एमएचआरडी मिनिस्ट्री समझ चुकी है। हम लोगों ने जो तर्क, जो सारी चीज़ों का सिलेबस, क्योंकि डीएलएड का जो सिलेबस होता है बीटीसी का, वो दिया, साथ ही साथ बीएड का पूरा सिलेबस दिया। जितने तर्क थे, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया उस आदेश की कॉपी भी लगाई गई कि ये चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय ने कही हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 2010 के पहले की जो अध्यापक नियुक्त हैं उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। ब्रिज कोर्स को लेकर के कि 6 to 8 में प्राइमरी वाले वैलिड हैं, सॉरी बीएड वाले वैलिड हैं। और उसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के 25 साल के पूरे कार्यकाल का पूरा विज्ञापन निकाल करके हम लोगों ने दिखा दिया कि कोई विज्ञापन नहीं आता है 6 to 8 में। एक बार अखिलेश यादव जी ने गणित और विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की थी 29,334, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई इसमें। सभी प्राइमरी के टीचर प्रमोट करके भर दिए जाते हैं। अब विद्यार्थी सिर्फ नाम मात्र के लिए 6 to 8 का टीईटी देते हैं। अन्य राज्यों में तो भर्तियां देखने के लिए भी मिल जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ की भर्ती आती ही नहीं है
है ना। तो ऐसी स्थितियों में विद्यार्थी कहाँ जाएगा। टीजीटी पीजीटी की बात की जाती है, टीजीटी पीजीटी में कितने पद आते हैं, पूरा विज्ञापन उठा करके रख दिया गया। सन 1999 से लेकर के 2022 तक का सारा विज्ञापन सामने रखा गया कि विद्यार्थियों की संख्या है 22 लाख, आवेदन पदों की संख्या आती है 4000, 3000, 2000 ऐसे पद आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बीएड के विद्यार्थी जाएं कहाँ। अगर उस अधिसूचना को हम लोगों ने देखा, 2018 की जो अधिसूचना 28 मई की जारी की गई थी और उसके माध्यम से तकरीबन 10 लाख विद्यार्थियों ने बीएड किया, तो क्या उन्होंने सिर्फ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए किया था? नहीं, उन्होंने प्राइमरी की भर्ती के लिए किया था कि हमें प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप वैलिड रहेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त किया है, इसलिए मई की अधिसूचना को निरस्त ही माना जाएगा। अब जो नई अधिसूचना जारी होगी, जो नया जीओ जारी होगा, जो राजपत्र जारी होगा, वो 1 जून सन 2018 से वैलिड माना जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि 2006-07 से विद्यार्थी उसमें वैलिड नहीं होंगे, सभी वैलिड होंगे। उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा बीएड डिग्री धारकों को वैलिड किया जाता है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में। तो आप लोग इस जद्दोजहद में ना रहें, एकता बनाए रखें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश और करना चाहता हूं, वो ये है कि एकता को कभी भी कमज़ोर ना पड़ने दें, ठीक है ना। क्योंकि हम सभी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे प्यासे होकर के धूप में भी बैठ करके आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों को लगातार हम लोग जिलों से इकट्ठा करके हम लोग एकजुट बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि आप सभी लोग भी हम लोगों की नैतिकता, मॉरल के आधार पर सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।